डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिकी का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखिए थोड़ा सा हम डिफरेंस समझते जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन था पहला चैप्टर, तो परावर्तन अपवर्तन में थोड़ा अंतर है। परावर्तन का मतलब क्या देखे थे कि प्रकाश क्या था कि जब किसी सतह से टकरा कर पुनः वापस लौट जाता था तो इस क्रिया को परावर्तन कहते थे। लेकिन अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का मतलब यह है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, अब उसका क्या होता है कि उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको किस तरह से समझना है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ हवा है, ठीक है ना। हवा है तो हवा कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम, ठीक है ना, इसको विरल माध्यम मानते हैं। फिर यहाँ पर मान लीजिए कि पानी है, तो पानी कौन माध्यम है, सघन माध्यम है। अब इसमें देखिए जब भी प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। तो कब प्रकाश कहता है कि मुड़ जाएगा और कब प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हटेगा, इसको समझना है। तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रकाश की गति किस में अधिक होगा, विरल माध्यम में कि सघन माध्यम में। तो जब विरल माध्यम में होगा तब क्या होगा, उसकी गति अधिक होगी, उसकी गति तेज होगी। और जब सघन माध्यम में होगा तो उसकी गति कम जाएगी, यानी उसका गति धीमा पड़ जाएगा। अगर यहाँ से क्या है कि सघन से विरल में जाएगा तो इसका गति पहले से कम होगा, लेकिन जब विरल में प्रवेश करेगा तो उसका गति तेज हो जाएगा। जब तेज होगा तो दूर हटेगा अभिलंब से, और जब विरल से सघन में आएगा तो जब गति कम जाएगा तब क्या होगा, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण है तो इसको हम आपतित किरण कहेंगे। ये एक माध्यम से क्या है कि दूसरा माध्यम में आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक अभिलंब खींचना होगा। तो अभिलंब हमने खींच दिया तो अभिलंब से ही क्या करना है, इसको देखना है कि इसका जो है ना, ये प्रकाश जो है ये अभिलंब से दूर जाएगा कि नज़दीक आएगा। तो क्या करना है कि जब विरल से सघन में आ रहा है तो इसका गति तो कम जाएगा, इसको अवरोध उत्पन्न करेगा। तब क्या होगा कि ये दूर नहीं भागेगा बल्कि क्या होगा, अभिलंब की ओर इस तरह से मुड़ जाएगा। समझे। तो ये क्या हो गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसकी दिशा कैसी थी, ऐसे चल रहा था, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया कि इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया, यानी अभिलंब की ओर मुड़ गया। तब क्या कहेंगे, इसको, इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसको फिर से ध्यान से समझा जाए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो दिशा में परिवर्तन होने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इसके नियमों को लिखें। तो फिर क्या कहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से जोड़ करके चलेंगे, उसमें क्या था और इसमें क्या, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन में हम देखे थे कि आपतित किरण, ये था परावर्तित किरण, यहाँ था बीच में अभिलंब, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण बना था। अब इसमें देखा जाए, इसका थोड़ा सा क्या है, इसका डायग्राम तो यही होगा। देखा जाए इसमें क्या है, इस किरण का नाम क्या होगा, तो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण, ठीक है ना, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। लेकिन परावर्तन में क्या देखे थे, इसका नाम था आपतित किरण, इसका नाम था परावर्तित किरण। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। अब इसके बाद अभिलंब इसमें भी है, अभिलंब क्या है, अभिलंब इसमें भी है, अभिलंब इसमें भी था। तब क्या है, इसमें परावर्तन में देखे थे पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम उसी तरह से इसमें भी है। इसमें क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। इसको ध्यान से सुना जाए कि पहला नियम क्या होगा, अब प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा क्या होगा, दूसरा परावर्तन में क्या देखे थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसमें कौन कौन होगा,
तो इसमें तो आपतन और परावर्तन नहीं, इसमें चेंज है, तो ये हो जाएगा आपतन कोण की ज्या और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए क्या हो जाएगा कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का मान, इसका अनुपात एक नियतांक होगा। क्या इसमें हो जाएगा आपतन कोण की ज्या और क्या हो जाएगा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा यानी नियत अंक होगा। ठीक है, ये हो गया क्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मतलब क्या है कि लेंस पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को मोड़ने की जो शक्ति उसमें होती है उसी को लेंस की क्षमता कहा जाता है। क्या है कि प्रकाश को मोड़ने की लेंस में जो शक्ति पाई जाती है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको बनाया किस प्रकार जाता है, तो लेंस की क्षमता को अगर समझना है तो लेंस की क्षमता क्या हो सकता है, तो किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा लेंस की क्षमता, अगर कहेगा लेंस की क्षमता क्या होगा, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम। ठीक है ना, फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है ना। अब क्षमता को क्या जैसे लिखते हैं P से यानी पावर हो गया। अब एक हो गया फोकस दूरी से क्या से लिखते हैं, तो F से लिखते हैं। तो किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसको फिर से समझा जाए, किसी लेंस की क्षमता किस प्रकार लिखेंगे, तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर जो क्षमता का एसआई मात्रक जो है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक इसका डायऑप्टर होता है। ठीक है ना, क्या होता है डायऑप्टर होता है, इसको बड़ा डी से लिखा जाता है। यही हो गया। फिर इसको समझा जाए कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। अब इस पर क्या है, इस पर जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाता है। लेंस दे देगा, उसकी फोकस दूरी दे देगा और उसकी क्षमता निकालना रहेगा। हमेशा याद रखना है कि क्षमता जो होगा ना, क्षमता जब भी निकलेगा तो फोकस दूरी का मान जो है उसको क्या चीज़ में होना चाहिए, उसको हमेशा मीटर में होना चाहिए। मान लिया जाए कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी बराबर अगर दे दिया कि 20 सेमी है तो उसका कहेगा कि क्षमता निकालें। तो क्षमता कैसे निकलेगा, तो फोकस दूरी को क्या करना है, सबसे पहले उसको मीटर में बदलना है, क्योंकि क्षमता हमेशा मीटर में निकाला जाएगा। याद रखना है कभी भी सेंटीमीटर में नहीं, क्योंकि डायोप्टर जो होगा, डायोप्टर में जब निकलेगा तो हमेशा क्या है कि फोकस दूरी को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले फोकस दूरी को क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस है, अगर उत्तल लेंस रहता तो प्लस हो जाता। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 20 × 100 यानी 1/, क्या हो गया, 1/5 मीटर हो गया। अब हमको क्षमता निकालना है, तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है 1/f। तो 1 हो गया, f का मान कितना आया है देखिए, तो 1/5, 1 और 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तब 5 × 5/1 यानी, अब यहाँ पर ये देखिए ये माइनस में था ना, ये माइनस में था तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी -5 डायोप्टर। यही हो गया आंसर। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, देखिए इस तरह से, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। यदि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो लेंस की प्रकृति क्या है, तो जब क्षमता माइनस में है तो लेंस
क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। और जब क्षमता प्लस में रहेगा तो लेंस उत्तल हो जाएगा, ये याद रखना है। तो इसमें शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये फोकस दूरी दे देगा तो आपको क्षमता निकालने को बोलेगा, अगर क्षमता दे देगा तो फिर आपको फोकस दूरी निकालने को बोलेगा। इस तरह से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो आवर्धन किसे कहेंगे, तो आवर्धन बराबर क्या होगा, तो लेंस का आवर्धन बराबर जो होता है ना, आवर्धन बराबर, तो किसी भी लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उस लेंस का आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और बटा में क्या है, बिंब की ऊंचाई, बिंब यानी वस्तु, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आवर्धन, ठीक है ना। लेंस का आवर्धन क्या है, तो किसी भी लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उस लेंस का आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, आवर्धन को m से लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो गया और बिंब की ऊंचाई h हो गया, यही हो गया व्यंजक, ठीक है। तो ऊपर में ऐसे लिख सकते हैं कि लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है सो h डैश है और वस्तु की ऊंचाई h है, इसलिए आवर्धन बराबर h डैश बटा h हो गया। ये हो गया लेंस का आवर्धन। अब इसके बाद आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। इसमें ये समझना है अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है, ये दोनों वर्ड में थोड़ा सा फर्क है। अभिसारी का मतलब हो गया कि सभी किरणों को एक बिंदु पर मिला देना, और अपसारी के मतलब हो गया कि एक बिंदु से सभी किरणों को फैला देना, ठीक है। तो उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। इसका चित्र जो होगा वो कैसा होगा, तो आप थंबनेल में इसको देखे होंगे, दोनों उत्तल और अवतल दोनों का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि ये हो गया, मान लिया जाए कि ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है। अब ये प्रधान अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें क्या होता है कि जब अवतल लेंस पर पड़ती है, ठीक है ना। देखिए इसी तरह से आंसर लिखना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, कि प्रकाश की समांतर किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है या पड़ती है तो अपवर्तन के बाद, परावर्तन नहीं लिखना है, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या है कि वह मुख्य फोकस पर, ठीक है ना, यानी एक बिंदु पर वह क्या है, अभिसरित होती हुई, यानी एक बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है ना। इसी गुण के कारण क्या है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कह दिए, क्योंकि सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मोड़ने की इसमें क्षमता होती है, ठीक है। तो यानी फिर से इसको समझा जाए कि प्रकाश की चलती हुई समांतर किरणें जब उत्तल लेंस पर पड़ती है या आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद सभी किरणों को क्या है, एक बिंदु पर वह सभी किरणें अभिसरित हो जाती है, यानी एक बिंदु पर वो मिलती है या कटती हुई प्रतीत होती है। इसी गुण के कारण क्या है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब इसके बाद अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहेंगे, तो अब जिस तरह से इसमें था उसी तरह से इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें था अभिसारी यानी एक बिंदु पर यानी मुख्य फोकस पर मोड़ देना, और अपसारी का मतलब हो गया कि मुख्य फोकस से क्या है कि सभी किरणों को फैला देना। इसका चित्र किस प्रकार होगा, इसको बनाते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि ये जो है ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये अवतल लेंस है, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पर जो है सो मुख्य फोकस है, ये प्रकाश की समांतर किरणें अब इस पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, ठीक, इस तरह से आपतित हो रहा है। अब क्या है इसमें, ये मुख्य फोकस से क्या होगा कि ये फैलते हुए नजर आएगा, इस तरह से होगा, ये डॉट डॉट करके इसमें मिला देना है, यहाँ से ऐसे फैल रहा है, ठीक है, ये क्या है इस तरह से ऐसे फैल रहा है, इस तरह से हो जाएगा, और ये भी जो है सो इस तरह से हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इसका परिभाषा किस तरह से लिखेंगे कि जब प्रकाश की समांतर किरणें जब अवतल लेंस पर पड़ती है या आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वे सभी किरणें मुख्य फोकस से वह फैलती हुई प्रतीत होती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अंतर समझ में आ गया कि उत्तल लेंस क्या करता था कि सभी समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद क्या करता था कि मुख्य फोकस पर सबको अभिसरित कर देता था, यानी सबको एक बिंदु पर मोड़ देता था। इसमें क्या है कि इसमें जो अवतल लेंस जो है वो अपवर्तन के बाद सभी किरणों को क्या है मुख्य फोकस से यहाँ क्या करता है कि सभी किरणों को अपसरित कर देता है, यानी फैलाने का काम करता है। इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो इसका फिगर क्या है, इसका फिगर इस तरह से होगा। एक कांच की सिल्ली पहले बनाते हैं, ठीक है, ये कांच की सिल्ली, जिसे देखा जाए ये कांच है, ठीक है, ये हो गया कांच की सिल्ली। अब यहाँ से क्या है, ये आपतित किरण इस पर आता है। अब यहाँ पर बताइए हवा है, तो हवा कैसा माध्यम है, ये तो विरल माध्यम है। अब बताइए ये कांच जो है, कांच कैसा है, ये हो गया कांच या कांच की सिल्ली, ठीक है, कांच की सिल्ली, ये हो गया कैसा माध्यम, तो सघन माध्यम। फिर यहाँ से ये बाहर आएगा तो इधर भी हवा है, तो हवा कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। अब यहाँ देखा जाए कि जब ये आपतित किरण कहता है कि विरल माध्यम में से सघन माध्यम में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो इसको क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे, तो विरल से सघन में आएगा। तभी क्या बताया कि विरल से जब सघन में आता है, जब घना क्षेत्र होता है, तब क्या होता है, अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, ये मुड़ गया। अब यहाँ से क्या है कि जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, एक अभिलंब होगा। अब यहाँ से जब ये बाहर निकल रहा है, यानी सघन से विरल में आ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा कि मुड़ेगा, ये तो विरल माध्यम है, तो विरल में क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। और ये क्या हो गया, ये हो गया निर्गत किरण, ठीक है ना, निर्गत किरण। तब क्या होगा कि इसको क्या करना है, इसको इस तरह से बढ़ाना है, ठीक है, इसको इस तरह से बढ़ाया, और इसको भी क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ा दिया। अब क्या करना है, तो यही क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण, ये दोनों के बीच की जो दूरी होगा, समझे, ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी है, ठीक है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच की दूरी, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, ये पार्श्विक विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना, यही हो गया इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन कि पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? आखिर इसका कारण क्या है कि पानी में रखा हुआ छड़ी जो है अगर हम उसको देखते हैं तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। या पानी में कहता है कि एक बाल्टी है, बाल्टी के पेंदी में क्या है कि अगर एक सिक्का डाल दिया जाए तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। या पानी से भरा हुआ बाल्टी है तो बाल्टी का जो पेंदी होता है वो कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये कारण क्या है? ये कारण है प्रकाश का अपवर्तन का। तो क्या है कि पानी में रखा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसको चित्र के माध्यम से इस तरह से समझा जाए। जैसे अभी हमने क्या समझा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब से दूर भागता है। लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तब क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है, एक छड़ी बनाया, ठीक है ना, ये पानी है, ये हो गया पानी, ये हो गया हवा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक छड़ी को ऐसे रखा है, तिरछा रख दिया, तो ये क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। कैसे होगा? तो देखा जाए। इसमें क्या है कि यहाँ पर से हमने देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो इसका क्या है, ये जो पानी में रखा हुआ है छड़ी, अगर इस बिंदु को यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, इस बिंदु को हम देखते हैं तो यहाँ से क्या है, सघन माध्यम से, ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम, ठीक है ना। तो जब सघन माध्यम से जब कहता है कि विरल माध्यम में जाएगा तब क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या बताए थे कि ये अभिलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। अब ये बताइए कि ये जो है ना, ये रेखा अब इस तरह से हो गया तो ये यहाँ से क्या है कि मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कारण क्या है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश चलता है तो वह अभिलंब की ओर दूर मुड़ जाता है। इसके कारण क्या है कि पानी में रखा हुआ जो छड़ी है वो क्या होता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर इसका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पानी में रखा हुआ छड़ी किस कारण से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो प्रकाश का परावर्तन की प्रकाश का अपवर्तन। तो इस चैप्टर से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाए, इसको नोट्स बनाया जाए और इसको बार बार रिवीजन किया जाए। इसमें क्या है कि देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम हम बताए थे उसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। याद रखना है कि एक विशेष वर्ण के लिए दो माध्यमों के बीच क्या है कि अपवर्तन कोण कीजिए और आपतन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल का, तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।